हेलो स्टूडेंट, मैं सर्वेश कुशवाहा। आज हम आपको कक्षा 10 चैप्टर 1 की जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, उसके कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो अपन को वस्तुनिष्ठ प्रश्न के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगभग 20 होंगे ऐसे। अभी इसमें 6 हैं, अपन 12, 13, 14 जो भी है और कराएंगे तो लगभग 20 इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो अपन निकाल के लाएंगे पूरे चैप्टर से। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या होती क्या है, 1, 2, 3, 4 जो भी अनंत गिनती में गिनी जाती है। कभी भी ऐसा सुना है कि -1 प्राकृतिक संख्या नाम दिया हो? नहीं दिया। हाँ, 2 प्राकृतिक संख्या और 1 है, ये तो अपनी प्राकृतिक संख्या है ही नहीं, ना 0 है और ना माइनस है। तो 2 और 1 में सबसे छोटी कौन सी है? 1। तो इसका आंसर भी कितना होगा बेटा? 1 हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। अब आती है बात दूसरे क्वेश्चन पर। तो √12 का परिमीकरण गुणांक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। √12 का परिमीकरण गुणांक, उसका कहने का तात्पर्य है कि √12 है, उसमें परिमेय संख्या का गुणांक कितना है। जैसे √12 को देखो, यहाँ √12 को अपन कितना लिखेंगे? 2√3। कैसा लिखेंगे? 2√3। √12 को अपने लिखा है 2√3 बेटा, क्योंकि 2 4 3 12 वर्गमूल से 12। जब √12 को अपने 2√3 लिखा है तो ये है परिमेय संख्या अपनी। 2 क्या है बेटा? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या के गुणांक में कितना है? √3 है। √3 तो क्वेश्चन ने पूछा है कि √12 का परिमीकरण गुणांक मतलब परिमेय संख्या गुणांक कितना है। तो यहाँ अपन √3 आंसर लगाएंगे। ठीक है, याद रखें। अब क्वेश्चन आता है तीसरा, 45 तथा 60 का मासा बेटा होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दी गई संख्याओं को विभाजित करे। 45 और 60 मासा मान होता है एससीएफ। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं के करे बेटा विभाजित करे। तो 45 वाला जगह 45 60 में नहीं जाएगा, तो ये तो अपना आंसर है जो गलत हो गया। 3 है, 3 का इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, 1 का भी जाएगा, लेकिन उसने पूछा बड़ी से बड़ी। इन तीनों संख्याओं का इनमें 60 में 45 से बाहर चला जाएगा। ठीक है बेटा, तो अपन बड़ी संख्या पूछनी है, बड़ी से बड़ी एससीएफ होती है, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित करे। तो इसमें इन तीनों से बड़ी कौन है बेटा? 15। तो 15 इसका एससीएफ है, मास। अब आती है बात, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। अशून्य तो उसने शब्द देखा है, एक्चुअली में उसने बोला है कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना होता है। सॉरी, 2 परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल। एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। कैसी? अशून्य मतलब शून्य नहीं है। शून्य भी एक परिमेय संख्या होती है, शून्य क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन उसने कहा है ऐसी परिमेय संख्या जो अशून्य है और ऐसी अपरिमेय संख्या जो अशून्य है, उनका दोनों का अपन गुणा करेंगे। जैसे आपने यहाँ देखो, जैसे 2 है गुणा में √3 है, जब गुणा करेंगे तो कैसा है? √3, 2√3। ये अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। और जब देखना है, यदि 4 गुणा में कर लो √5, तो ये भी क्या है? 4√5 अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन में क्या है? एक तो कभी नहीं आएगा। एक परिमेय संख्या हो, एक अपरिमेय, हमेशा परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या नहीं आएगी कभी, क्योंकि उसने कहा परिमेय और अपरिमेय गुणा करना है, हमेशा अपरिमेय संख्या। हाँ, ये बात जरूर है कि हमेशा अपरिमेय संख्या आएगी, क्योंकि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जब हम गुणा करेंगे तो हमेशा हमें अपरिमेय संख्या ही मिलेगी जब परिमेय और अपरिमेय गुणा होगा। ऐसा नहीं अपरिमेय का होगा तो अपरिमेय भी आ सकती है और परिमेय भी आ सकती है, लेकिन जब अपरिमेय परिमेय का होगा तो हमेशा परिमेय संख्या आती है। एक कोटि और बनती है हमेशा। यदि अपरिमेय दोनों अपरिमेय संख्या गुणा किया है तो परिमेय भी आ सकती है, अपरिमेय भी आ सकती है, लेकिन जब एक अपरिमेय और एक परिमेय का होगा तो हमेशा अपरिमेय ही आएगी। इसलिए आंसर इसका ये है। 5वां है यूक्लिड विभाजन। एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। परिकलित माने हल करने का।
जी यूक्लिड द्वारा जो एल्गोरिथम प्रमेय है वो किसके लिए परिकलित है, किसके लिए बनाई गई है? तो अपन देखते हैं कि यूक्लिड द्वारा जो पहले चैप्टर का पहला ही क्वेश्चन है उससे अपन हमेशा एचसीएफ निकालते हैं, मासा। क्या निकालते हैं बेटा? मासा। यूक्लिड द्वारा का प्रयोग तो मासा, इसमें ऑप्शन में देखो लासा तो नहीं निकालते, गलत, मासा। हाँ तो मासा अपन निकालते हैं, ठीक है। शेषफल भागफल इसमें इसको क्या निकालते हैं? परिकलन माना होता है हल करना, तो मासा को निकाला जाता है, ठीक है। यदि पी एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। उसका कहने का मतलब है बेटा कि पी एक धनात्मक पूर्णांक है, अर्थात अपन को पी का मान एक धनात्मक संख्या लेनी है। पी का मान क्या लेना है बेटा? धनात्मक संख्या। और हमें जो प्राप्त होगा हल में तो धनात्मक समपूर्णांक के रूप का होगा, हमेशा कैसा मिलेगा? सम संख्या। तो इनमें से अपन देखो, यदि यहां अपन ने जैसे एक लिया पी का मान, ध्यान से देखना बेटा, पी का मान का ये एक, तो एक दो एकम दो प्लस एक कितना आया? 3। क्या अपन को सम मिल रही है? नहीं मिल रही संख्या, तो ये आंसर अपना गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अपन को सम संख्या नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ अपन ने जैसे ही पी का मान धनात्मक लिया तो अपन को विषम संख्या मिल रही है। उसने ये कहा हमेशा कोई भी धनात्मक पी का मान, कोई भी धनात्मक संख्या ले पूर्णांक, हमेशा समपूर्णांक आना चाहिए। यदि अपन यहाँ एक लेते हैं, 3 लेते हैं, 3 दूनी 6 और 1 7, विषम संख्या प्राप्त होती है, लेकिन उसके कहने का मतलब है हमेशा सम संख्या प्राप्त हो। कैसा? वो समपूर्णांक। अपन ने पी लिया, मान लो यहाँ 2 लिया तब तो सम आ रही, 4 ले लेंगे तब सम आ गई। अगर कोई धनात्मक पूर्णांक अपन ने 1 ले लिया तो फिर विषम संख्या आएगी, तो ये भी आंसर जो है अपना गलत है, ठीक है बेटा। अब आते हैं यहाँ पे, यदि यहाँ 2 है गुणांक, अब यहाँ कोई भी धनात्मक संख्या आप लो हमेशा सम संख्या मिलेगी। 1 लेते हैं तो 2 मिलेगा, 2 यदि पी का मान 3 लेते हैं तो 6 मिलेगा, जो भी सम संख्या है। 2 पी का मान यदि 2 लेते हैं तो 4 मिलेगा। यानी अपन कह सकते हैं कि पी के किसी भी मान के लिए जो ये रूप है वो हमेशा सम संख्या प्राप्त देगा, पी के किसी भी धनात्मक मान के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इस प्रकार से अपने 6 जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो खत्म हुए, और जो अगले जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इंपोर्टेंट देंगे अपन। टोटल 20 क्वेश्चन होंगे इसमें, उनमें से बोर्ड परीक्षा में आसानी से आपको मिल जाएंगे, ठीक है।